बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे मैम नोट्स कब मिलेंगे, कहाँ से मिलेंगे, कब प्रिपेयर हो जाएंगे। तो नोट्स बिल्कुल प्रिपेयर हो चुके हैं। और चाहे आप सोल ड्यू एनसीआर इग्नू आईपी कोई से भी यूनिवर्सिटी के हैं, तो ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या बेनिफिट्स है वो मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ। इजी लैंग्वेज है, बिल्कुल इजी लैंग्वेज है। बिल्कुल आपको बस उतना ही पढ़ना है जितना उसमें मेन मेन लिखा है। फ्लो चार्ट्स मिल जाएंगे, फ्लो चार्ट से आपको एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाता है। एग्जाम ओरिएंटेड है, जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड ही टॉपिक डाले गए हैं, वही क्वेश्चन डाले गए हैं जो आपके एग्जाम में दिखेंगे ही दिखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको वही करने हैं और फालतू क्वेश्चन नहीं करने हैं। 100% पासिंग नोट्स हैं ये। मतलब अगर आपने ये कर लिया, यानी कि जो 59 रुपीज है वो अफोर्डेबल प्राइस है, और अगर आपने खरीद लिए तो आपको लगेगा कि पैसा वसूल है, टोटली पैसा वसूल हो जाएगा आप लोगों का। आपको उसके बाद कोई 10 ईयर लेने की जरूरत नहीं है, कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है, कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। बस आपको ये नोट्स पढ़ने हैं और आप 100% पास हो जाएंगे अच्छे मार्क्स के साथ, ठीक है। सो ये दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और आपको नोट्स मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल आनक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ इना टक्कर, और आज हम बात करने वाले हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट के बारे में। जी हाँ, बीसीओसी 132 के बारे में आज हम बात करेंगे। यूनिट नंबर जो 1 है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है, यानी ब्लॉक नंबर 1। आज हम ब्लॉक 2 के बारे में बात करेंगे, जिसमें आपके बिजनेस इंटरप्राइज जो है, जिसमें आपकी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। पार्ट 1, पार्ट 2 पब्लिक इंटरप्राइज एंड मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, राइट। सो आज मैं ये आप लोगों को कराने जा रही हूँ, और मेरा थोड़ा गला बैठा हुआ है तो प्लीज इसको थोड़ा कॉपरेट कीजिएगा। और बिजनेस ऑन एंटरप्राइजेस में हमारे जो भी सिलेबस है जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो सबसे पहले एक फ्लो चार्ट देखना चाहेंगे, उसके बाद ही इसको आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे हम लोग, राइट। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग। फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दो तरीके से होता है। सबसे पहला आता है नॉन कॉर्पोरेटिव फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एक होता है कॉर्पोरेटिव। तो नॉन कॉर्पोरेटिव में सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप आता है। सोल ट्रेडर मतलब एक इकलौता मालिक होता है, उस बिजनेस को चलाता है, खुद ही रिस्क लेता है। आज इसके हम फीचर्स डीमेरिट सब पढ़ेंगे। पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन दो या दो से ज्यादा बंदों के बीच में होती है। और कॉर्पोरेटिव फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम जॉन स्टॉक कंपनी के नाम से जानते हैं, या फिर कॉर्पोरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी इसको जानते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक सोल ट्रेडर ऑर्गेनाइजेशन से। तो देखो बहुत सिंपल है। सोल ट्रेडर ऑर्गेनाइजेशन जो है, आप लोग वैसे तो ये पीडीएफ वगैरह टेलीग्राम पे मैं अपलोड कर दूंगी, वहां से भी मिल जाएगा, नहीं तो आप गूगल पे सर्च करेंगे वहां से भी मिल जाएगा। अगर आप इग्नू के स्टूडेंट हैं, किसी और भी यूनिवर्सिटी के, और आपका ये यूनिट सिमिलर है, तो आराम से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं आपको कोई रामायण नहीं पढ़ाऊंगी, बस आपको मेन टू मेन बातें बताऊंगी, ठीक है। और नोट्स चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, आप व्हाट्सएप पे डीएम कर सकते हैं, वहां पे आपको अवेलेबल हो जाएंगे। So the sole trader organization are also called proprietorship. If the oldest form of organization and the most common form of the organization for small business even today. राइट, हमें इतनी कोई ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, बस इतना पढ़ना है कि एक लौता मालिक होता है। इसके फीचर्स क्या है, अगर आप फीचर समझ जाओगे तो डेफिनेशन अपने आप बन जाएगी। वन मैन ओनरशिप होती है, एक लौते पर्सन की मालिक होता है वो। ओनरशिप जो होती है 1 पर्सन ओनली, देयर आर नो एसोसिएट, और कोई पार्टनर नहीं होता, वो खुद ही पैसे लगाता है, खुद ही बोरो जो है कर सकता है, अपने फ्रेंड से बोरो कर सकता है, रिलेटिव से ले सकता है, ठीक है। और मनी को इन्वेस्ट कर सकता है अपने बिजनेस के अंदर, ठीक है। बट उसको किसी को हिस्सा देने की जरूरत नहीं है। नो सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, ना तो उसे किसी भी चीज की सेपरेशन की जरूरत है, राइट। नो सेपरेट एंटिटी, द बिजनेस डज नॉट हैव अ एंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर, उसका मालिक से उसकी कोई एंटिटी अलग नहीं है। प्रोप्राइटर एंड द बिजनेस एंटरप्राइज आर वन एंड द सेम, वो दोनों ही सेम है और एक ही है। सारे के सारे प्रॉफिट्स उसी के होंगे, लॉस भी होगा तो भी उसको झेलना है, रिस्क भी उसको खुद ही लेना है, चाहे वो खुद कम हो रिस्क या फिर ज्यादा हो। अनलिमिटेड लाइबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब ही यही होता है कि अगर कोई लॉस हो जाता है तो वो अपने पर्सनल प्रॉपर्टी से ला करके भी अपने डेट्स को क्लियर करेगा, राइट। लीगल फॉर्मेलिटीज बहुत कम रहती हैं, क्योंकि टू स्टार्ट अ रेस्टोरेंट यू नीड अ लाइसेंस फ्रॉम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, राइट। बट अगर आप कोई छोटे मोटी चीजें करते हैं, कोई भी बिजनेस, जैसे छोटी मोटी दुकान खोलते हैं, ये सारे एग्जांपल्स हैं इसके। 1 पर्सन जो यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप है, तो लेस लीगल फॉर्मेलिटीज इसके अंदर रहती हैं, और उसके कुछ फायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं, क्योंकि हर एक चीज के अपने फायदे होते हैं और हर एक चीज के नुकसान भी होते हैं। तो सबसे पहले आप दो दो याद कर सकते हैं, तीन तीन भी कर सकते हैं। इजी फॉर्मेशन है, बहुत सिंपल तरीके से क्रिएट हो जाता है, कोई भी ज्यादा खर्चा इसमें नहीं आता है, डायरेक्ट मोटिवेशन मिलता रहता है,
क्यों? क्योंकि जितनी आपकी पॉकेट अलाउ करती है आप उतना ही काम कर पाते हैं, फुल कंट्रोल आपका खुद का ही रहता है, जल्दी से जल्दी डिसीजन ले पाते हैं आप। क्यों? क्योंकि एक अकेला मालिक होगा, उसको कितना लगाना है कितना नहीं लगाना वो खुद डिसाइड करेगा, उसको किसी भी पार्टनर से राय लेने की जरूरत नहीं है, राइट? फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, सिक्रेसी रहती है, ये काफी सारा पॉइंट्स हैं। बाकी आप 3-4 पढ़ लीजिएगा, सफिशिएंट है। लिमिटेशंस क्या है, बुराइयां क्या है इसकी? लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, क्योंकि एक अकेला मालिक कितने ही पैसे लगा लेगा, ठीक है, करोड़ों में तो नहीं लगा लेगा ना, तो लिमिटेड ही लगा पाएगा। तो रिसोर्सेज भी लिमिटेड होते हैं क्योंकि पैसा बहुत लिमिटेड होता है। लिमिटेड मैनेजरियल कैपेबिलिटी होती है उसकी, यानी कि जो उसकी नॉलेज है या उसकी स्किल है, लाइक प्रोडक्शन है, फाइनेंस है, मार्केटिंग है, उसमें जो रिक्वायरमेंट होती है बहुत लिमिटेड होती है। नॉट सुटेबल फॉर लार्ज स्केल ऑपरेशन, लार्ज स्केल ऑपरेशन के लिए सुटेबल नहीं है, क्योंकि लार्ज स्केल पे जाने के लिए पैसा ज्यादा चाहिए, रिसोर्सेज ज्यादा चाहिए, जो कि उसके पैसे अवेलेबल नहीं है। लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड रहती है, यही जो हमने ऊपर पॉइंट पढ़ा था फीचर में, क्योंकि फीचर्स में बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिससे मेरिट्स एंड डिमेरिट्स बनते हैं, तो आप वो भी लिख सकते हैं, राइट? तो इतना सफिशिएंट है। पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आप इसको रीड आउट कर सकते हैं, बस आपको इतना याद रखना है। अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013 मैक्सिमम पार्टनर हैव बीन इंक्रीज टू 50, यानी पर्सन बढ़ा दिए गए हैं, ठीक है। अच्छा, एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन हु हैव जॉइन टुगेदर, यानी 2 या 2 से ज्यादा लोग जब ज्वाइन करते हैं, अपने प्रॉफिट को शेयर करते हैं और बिजनेस कैरी करते हैं ऑन बाय ऑल और एनीवन एक्टिंग फॉर ऑल, मतलब अगर 3 पार्टनर है तो उसमें से अगर एक नहीं आया या 2 नहीं आए तो जो तीसरा वाला है वो उनके बदले का भी काम करेगा और प्रॉफिट्स को शेयर करेंगे, साथ में मिलके जो है बिजनेस को चलाएंगे, उसे हम पार्टनरशिप हम लोग कहते हैं। इसके कुछ फीचर्स हैं, फीचर समझ लीजिए, क्योंकि फीचर समझ आ जाएंगे ना तो डेफिनेटली आप इससे मैरिड डिमेरिड आराम से बना सकते हो। फीचर्स में आता है कि आपके पर्सन्स क्या रहेंगे। एटलीस्ट 2 पर्सन तो रहते ही हैं, 2 पर्सन होगी तभी पार्टनरशिप होगी, एक अकेला पर्सन पार्टनरशिप में काउंट नहीं होता है, वो सोल प्रोप्राइटरशिप में काउंट होता है। तो मैक्सिमम लिमिट क्या है, 50 पार्टनर एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग की मैक्सिमम लिमिट जो है उसकी 50 रहेगी। इसका जो कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप है वो कैसा रहता है पार्टनर का, यानी पार्टनरशिप इज क्रिएटेड एन एग्रीमेंट बिटवीन पर्सन, यानी जो पार्टनर के बीच में जो एग्रीमेंट होता है उसे हम पार्टनरशिप का नाम देते हैं, राइट? प्रॉफिट शेयरिंग रहती है इन लोगों के बीच में, पहले से ही डिसाइड हो जाता है कि ये लोग बराबर बांटेंगे, जिस रेशियो में लगाया है पैसा उस अकॉर्डिंग करेंगे, क्योंकि क्लास 12th में आपने ये चैप्टर पढ़े हैं पार्टनरशिप वाले, सो मुझे लगता है आपको इतना डिटेल में कराने की जरूरत नहीं है। एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस कैसी रहती है इन लोगों की, द पर्पस ऑफ एग्रीमेंट अमंग्स द पार्टनर इज टू डू सम लॉफुल बिजनेस एंड शेयर प्रॉफिट, कि लॉफुल बिजनेस करे, ये नहीं है कि कुछ भी गलत काम करे। फॉर एग्जाम्पल द पर्पस इज टू कैरी सम चैरिटेबल वर्क, इट विल नॉट ट्रीटेड एज अ पार्टनरशिप। अगर कोई समाज सेवा कर रहे हैं तो वो पार्टनरशिप में काउंट नहीं होगा, क्योंकि पार्टनरशिप की डिफाइन ही यही कहती है कि जब 2 या 2 से ज्यादा लोग हाथ मिलाते हैं अपने बिजनेस को चलाने के लिए, अपने मतलब प्रॉफिट को शेयर करने के लिए, तो ही वो पार्टनरशिप कहलाता है। बट यहाँ पे समाज सेवा अगर हो रही है तो वो पार्टनरशिप का नाम नहीं है, क्योंकि इसमें प्रॉफिट हमारा मोटिव नहीं होता, राइट? तो प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप रहता है, एक पर्सन खुद में ही पार्टनर है, खुद में ही एजेंट है, उसको खुद ही काम करना है, ये नहीं है कि उसका एजेंट अलग है और पार्टनर वो खुद है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी इसकी भी रहती है, क्यों? क्योंकि अगर कोई भी पार्टनर फंस जाता है, उसके जो डेट्स है वो बढ़ जाते हैं, तो अपने घर से भी लेकर आ सकता है, उस कर्जे को चुका सकता है। गुड फेथ है, ऑनेस्टी रहती है, ठीक है, वो डिपेंड करना है पार्टनरशिप पे, ठीक है। उसके बाद बात ये आती है क्लासिफिकेशन ऑफ पार्टनर, ये आप रीड आउट कर सकते हैं, ठीक है। वैसे मैंने ऑलरेडी ये पिछले चैप्टर में करा दिया था, तो आप इसको रीड आउट कर सकते हैं, राइट? उसके बाद आता है हम लोगों का कुछ मेरिट्स वगैरह देख लेते हैं, इसके डीमेरिट्स वगैरह। तो इजी फॉर्मेशन रहता है, मोर कैपिटल अवेलेबल, कैपिटल थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जब एक सोल ट्रेडर अकेला मालिक जो होता है उसको लगता है कि मेरे पास इतनी पूंजी नहीं है, मेरे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, तो क्यों ना मैं पार्टनरशिप में बदल जाऊं। तो पार्टनरशिप बदलने से क्या होता है, 2 या 3 जब लोग एक्स्ट्रा आते हैं तो अपने घर से कैपिटल वगैरह लगाते हैं, कैपिटल लेकर आते हैं, और भी बहुत सारे रिसोर्सेज आते हैं जिससे कि हमारी जो कैपिटल है वो बढ़ जाती है और हम अच्छा खासा बिजनेस कर पाते हैं। इसीलिए काफी सारे लोग सोल ट्रेडर की काम करने के बाद पार्टनरशिप में स्विच हो जाते हैं। सारे सबकी बात नहीं करूंगी, और मोस्ट ऑफ द केस में ऐसा होता है, या हो सकता है स्टार्टिंग में ही पार्टनरशिप हो रही हो, राइट? स्किल्स एंड एक्सपर्टीज होती है कि एक पार्टनर किसी चीज में अच्छा है, दूसरा किसी चीज में अच्छा है, तीसरे का डिसीजन लेने की पावर बहुत अच्छी है, तो ये सारे जब पॉइंट्स मिलते हैं तो कहीं ना कहीं फायदा तो पहुंचाते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी भी रहती है, ठीक है, सिक्रेसी भी रहती है, तो ये सारे पॉइंट्स आप लोग इसको रीड आउट कर सकते हैं। लिमिटेशंस क्या आती हैं, लिमिटेड कैपिटल होती है, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम पार्टनर जो है यहाँ पे 50 की लिमिट है, और कैपिटल रेज का कैपेसिटी ऑफ द पार्टनरशिप फर्म इज लिमिटेड एंड कंपेयर टू जॉइंट स्टॉक कंपनी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, अनलिमिटेड कैसे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक ऑफ पार्टनरशिप इज द लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर इज अनलिमिटेड। कह रहे सबसे बड़ा ड्रॉबैक ही यही है कि जो पार्टनरशिप फर्म होती है उसकी लाइबिलिटी कैसी रहती है, अनलिमिटेड रहती है। क्यों? क्योंकि जब अनलिमिटेड रहती है इसीलिए
क्योंकि अगर कोई कर्जे में फंस जाता है या कोई पार्टनर नहीं देता है तो उसे अपने घर से लेके आना होगा, लाइबिलिटी यही सिखाती है। नो पब्लिक कॉन्फिडेंस, कोई पब्लिक का कॉन्फिडेंस यहाँ पे डिक्लेयर नहीं होता, कोई अनसर्टिनिटी नहीं रहती, कन्फ्लिक्ट्स बहुत ज्यादा पैदा हो जाते हैं जो सबसे ज्यादा क्लैश करते हैं। क्योंकि पार्टनरशिप में क्या होता है कि हम पैसा लगा देते हैं, स्टार्टिंग में सब अच्छा चल रहा होता है, बाद में जब पैसा ज्यादा आने लगता है, प्रॉफिट्स आने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं पार्टनर्स के बीच में कन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं और कहीं ना कहीं डिसॉल्व होने की बात आ जाती है कि शट डाउन करेंगे या कंटिन्यू करेंगे। वो सारे पॉइंट्स इसके अंदर आप लिख सकते हैं, राइट। सो बाकी मैं आपको एक डिफरेंस करा देती हूँ, क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड है। बाकी आप डिटेल में पढ़ना चाहो आराम से पढ़ सकते हो, बट डिटेल में आपको पढ़ने के लिए थोड़ा टाइम ज़्यादा चाहिए होगा। सो मैं आपको डिफरेंस कराती हूँ, उसमें सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि उसी पॉइंट से हम लोगों का जो है मेरिट डिमेरिट आराम से बनेंगे, ठीक है। सो मैं आपको वही वाला डिफरेंस करा देती हूँ, ताकि आपको भी इजी लगे, कोई बोझ ना लगे कि क्या ही पढ़ा दिया लाइन टू लाइन। लाइन टू लाइन तो मैं वैसे भी नहीं पढ़ाती हूँ क्योंकि वो बहुत बोरिंग हो जाता है। सो मैं डिफरेंस ही कराती हूँ आप लोगों को, कि जो भी इस पूरे चैप्टर का ओवरव्यू है वो एक ही डिफरेंस में कंप्लीट हो जाए। सो मैं वो डिफरेंस कराऊंगी। सो डिफरेंस मैं सर्च कर रही हूँ, पीडीएफ थोड़ा सा लंबा है। सो डिफरेंस कहाँ है, देख रही हूँ मैं। अगर हम नोट्स वगैरह लेंगे तो उसमें तो सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ लिखा हुआ है। और सो आई थिंक वो नीचे रहेगा आपका डिफरेंस, ठीक है। बट बाकी जो मैंने यहाँ पे जो ये सारे कीवर्ड्स लिखे हुए हैं वो ऑलरेडी पिछले चैप्टर में करवा दिए गए थे, मैंने आप लोगों को करा दिए थे। बाकी एक बार इसका फॉर्म ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक बार मैं देख लेती हूँ। या मिल गया मुझे डिफरेंस। सो ये रहा डिफरेंस। सो सोल प्रोप्राइटरशिप बता दिया था, पार्टनरशिप भी आप लोगों को बता दिया है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, पब्लिक है और कॉर्पोरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है। आओ फटाफट से इसके 5-6 पॉइंट्स देख लें और पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। सोल प्रोप्राइटरशिप कैसी होती है, जो अभी बताया इजीएस्ट है, कोई लीगल फॉर्मेलिटी नहीं है। पार्टनरशिप में बिल्कुल ही आप स्टार्टअप कर सकते हैं, कोई रिजिडिटी नहीं रहती, लीगल फॉर्मेलिटीज वगैरह। और प्राइवेट लिमिटेड में क्या होता है, डिफिकल्ट ड्यू टू लीगल फॉर्मेलिटीज। देखो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चलाने के लिए आपको कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज हैं जो पूरी करनी ही होती है, राइट। पब्लिक मतलब गवर्नमेंट लिमिटेड है, ठीक है। गवर्नमेंट कंपनी में क्या होता है कि आपका क्वाइट डिफिकल्ट ड्यू टू मेनी लीगल, काफी सारी लीगल फॉर्मेलिटीज आती है, क्योंकि गवर्नमेंट जहां आता है वहां तो फॉर्मेलिटीज बनती ही बनती है। कॉर्पोरेटिव ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, फॉर लीगल फॉर्मेलिटीज आर इन्वॉल्व, कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज होती है जो कि इन्वॉल्व होती है। और कॉर्पोरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में भी बताया था, इसके बारे में समझा दिया था। तो अगर आपने वो नहीं देखा तो जाके चेकआउट कर सकते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप जो होता है बेसिकली, यहाँ पे कोई स्पेसिफिक रेगुलेशन नहीं होता। पार्टनरशिप में 1932 के अकॉर्डिंग एक्ट चलता है। प्राइवेट लिमिटेड में कंपनीज एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग चलता है। प्राइवेट पब्लिक लिमिटेड में 1956 कंपनीज एक्ट चलता है, जबकि कॉर्पोरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के अकॉर्डिंग चलता है, राइट। सो लीगल स्टेटस क्या रहता है सोल प्रोप्राइटरशिप का, कोई भी लीगल स्टेटस सेपरेट नहीं है, नो सेपरेट, है ना। पार्टनरशिप में भी नहीं है। और जबकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में स्टेटस जो है सेपरेट लीगल रहता है, इसमें भी रहता है, पब्लिक में भी और कोऑपरेटिव में भी रहता है। मेंबरशिप का क्या ऐसा रहता है, सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर एक लौता मालिक है। पार्टनरशिप में मिनिमम 2 तो होने ही चाहिए, मैक्सिमम 50 हो सकते हैं। और जबकि प्राइवेट लिमिटेड में मिनिमम 2 मेंबर होने चाहिए, मैक्सिमम 200 हो सकते हैं। जबकि प्राइवेट में, सॉरी पब्लिक में, गवर्नमेंट में मैक्सिमम 7 मेंबर और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं। जबकि कॉर्पोरेटिव ऑर्गेनाइजेशन जो है मैक्सिमम 10 है, और सॉरी मिनिमम 10 है और मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है। कैपिटल विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सोल प्रोप्राइटरशिप में लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, यानी कि लिमिटेड कैपिटल होती है, ठीक है। लिमिटेड कैपिटल है कि आपको पूंजी कम से कम ही लगती है, ज्यादा नहीं लगती है। पार्टनरशिप में भी कम ही होती है, लिमिटेड ही रहती है। जबकि प्राइवेट में क्या होता है, कैपिटल रिसोर्सेज बढ़ जाते हैं। जबकि पब्लिक में क्या होता है, एनी अमाउंट ऑफ कैपिटल कैन बी रेज, कितना भी अमाउंट जो है हम रेज कर सकते हैं। कॉर्पोरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप बाकी इसको रीड आउट कर सकते हैं, इसमें काफी सारे दिए हुए हैं, कम से कम 17 पॉइंट्स हैं। सो आपने ये रीड कर लिया तो अगर आपको ये समझ आ गया तो ऑटोमेटिकली फीचर अगर आपने पढ़ लिए तो इसी में मैरिट डिमेरिट बनते हैं। तो ये डिफरेंस वन ऑफ द बेस्ट डिफरेंस लगता है मुझे। इनफैक्ट मैंने क्लास 11th में बच्चों को जो पढ़ाया था तो भी मैंने उन्हें यही कहा था कि पूरा चैप्टर काफी बड़ा था, बच्चों की डिमांड्स थी कि मैम कुछ शॉर्ट में बताइए, तो मैंने सोचा कि डिफरेंस करवा दूं। अभी भी टाइम कम है तो यही कर लेना, पूरा चैप्टर ओवरव्यू की तरह समरी की फॉर्म में खत्म हो जाएगा, राइट।
सो अब आगे चलते हैं यूनिट नंबर 7 की तरफ, जो कि पब्लिक इंटरप्राइज है। इसकी भी समरी समरी हम लोग देख लेते हैं, बस एक बार फटाफट से इसका जो है चार्ट देखेंगे, फ्लो चार्ट। पब्लिक इंटरप्राइज में सबसे पहला आता है डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, फिर आता है स्टैट्यूटरी पब्लिक कॉर्पोरेशन, एंड फिर आता है गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी ऊपर हमने समझ लिया, काफी हद तक चीजें पढ़ ली हैं, वो कुछ पॉइंट्स आप लोग ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इसका एक बार हम लोग इसका कीवर्ड्स देखना चाहेंगे जो कि मेन है। बाकी आप इतना भी अगर आपके पास टाइम थोड़ा सा कम है तो बस आप ये इसीलिए करवा रही हो आपको, और बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करके जाना है। उसकी वीडियो ऑलरेडी प्लेलिस्ट में डली हुई है, जाके चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, बस ये आ गया डिफरेंस, यही कर लो, सफिशिएंट रहेगा। तो सबसे पहले डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन क्या बोलता है कि क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट एंड द अटैचेड टू अ पर्टिकुलर मिनिस्ट्री, यानी कि ये कौन क्रिएट करता है, गवर्नमेंट करती है। अटैच किससे है, पर्टिकुलर मिनिस्ट्री से है, तो ये आपको समझ आ गया होगा। फिर इसका जो लीगल स्टेटस होता है, कोई लीगल स्टेटस अलग से नहीं है। मैनेज कौन करता है, मैनेज बाय कंसर्न मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट से होता है। कैपिटल कैसी होती है, प्रोवाइडेड होली बाय द गवर्नमेंट आउट ऑफ द बजटरी अप्रोप्रिएशन, यानी कि बंटवारा। और उसके बाद आता है स्कोप ऑफ प्राइवेट पार्टिसिपेशन। क्या होता है, प्राइवेट का पार्टिसिपेशन कुछ नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे नाम से ही क्लियर है, डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्रिएट ही गवर्नमेंट कर रही है, गवर्नमेंट कर रही है, तो प्राइवेट का क्या ही पार्टिसिपेशन होना है। और ऑपरेशनल जो होता है, ऑटोनॉमी में क्या होता है, लीस्ट नो ऑटोनॉमी, वर्क्स एज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गवर्नमेंट, राइट। फ्लेक्सिबिलिटी आप इसको बाकी और रीड आउट कर सकते हैं, जैसे कि इसका एक एग्जांपल आप समझ लो, एम्प्लॉय एज ए सिविल सर्वेंट हो गए, गवर्न बाय द सिविल सर्विस कोड, यानी सिविल के सर्वेंट्स वगैरह इसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स हैं। उसके बाद आता है पब्लिक कॉर्पोरेशन। पब्लिक में क्या आता है, कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय अ सेपरेट एक्ट ऑफ लेजिस्लेचर, यानी एक स्पेशल एक्ट के साथ एग्जिस्टेंस में ये आता है, सेपरेट लीगल एंटिटीज की रहती है। और इसको मैनेज कौन करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट, यानी जो गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेट किए गए हैं वही इसको मैनेज करते हैं। फुल्ली सब्सक्राइब बाय द गवर्नमेंट है। नो स्कोप फॉर प्राइवेट पार्टिसिपेशन का भी कोई रोल यहाँ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नाम ही गवर्नमेंट का मैनेज हो रहा है। ठीक है, अकाउंटेबल टू द पब्लिक थ्रू लेजिस्लेचर है। ये सारे बाकी पॉइंट्स आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। गवर्नमेंट कंपनी नाम से क्लियर है, अभी पढ़ा, लीगल सेपरेट लीगल एंटिटीज की रहती है। फॉर्म बाय मिनिस्ट्री अंडर द कंपनीज एक्ट के द्वारा ये फॉर्म होती है, जबकि मिनिमम इसका जो शेयर होता है 51% बाय द गवर्नमेंट। क्लास हम लोग 11 से ये सारी चीजें पढ़ते आ रहे हैं, बट फिर भी मैंने आप लोगों को ये पढ़ा दी है। ठीक है, ताकि आप जो भी एक आपको ओवरव्यू हो जाए, आपको इजिली समझ आ गए होंगे। बाकी कुछ टर्म्स देखना चाहते हैं अलग से कि ऑटोनॉमी क्या होती है, वो एक बार समझ लेते हैं। ऑटोनॉमी क्या है, बेसिकली एक ऑटोनॉमी रेफर्स टू द मैनेजमेंट इंडिपेंडेंस इन पॉलिसी मेकिंग। जब भी कोई पॉलिसी बनाई जाती है, एग्जीक्यूशन में लाई जाती है, तो बिना जो है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के, तो ऑटोनॉमी में आते हैं। कैपिटल एम्प्लॉय आपको पता ही है, टोटल फिक्स कैपिटल लेस एकमलेटेड डेप्रिसिएशन प्लस वर्किंग कैपिटल, यानी आपको फिक्स एसेट के अंदर माइनस करना है डेप्ट, यानी डेप्रिसिएशन, और वर्किंग कैपिटल ऐड कर देना है। कॉर्पोरेट बॉडी क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशन हैविंग अ लीगल एंटिटी क्रिएटेड बाय एन एक्ट, किसी एक्ट के द्वारा जब कोई सेपरेट लीगल एंटिटी होती है उसे हम कॉर्पोरेट बॉडी के नाम से जानते हैं। गवर्नमेंट कंपनी हमने समझ लिया, डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन भी समझ लिया, ये सारी चीजें हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। सो मैंने आपको पूरा का पूरा जो ये ब्लॉक है वो खत्म करवा दिया। अगर कोई भी डाउट आता है आराम से कमेंट कर सकते हो, आपका खुद का चैनल है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक से, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।